आरएलसी सर्किट में हम लोगों ने कल क्या देखा कि जो आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है ना, आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट में जो देखने वाली बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने करी। ठीक है, आरएलसी सर्किट का मतलब है आरएलसी परिपथ। तो इसमें हम लोगों ने तीन जो है कंपोनेंट, और तीन कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, रेजिस्टेंस, है ना। पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, रेजिस्टेंस, और दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारा, इंडक्टर, और तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारा, कैपेसिटर। इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज में लगाया था। जैसा कि मैंने बताया था कि सीरीज अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो तीनों के लिए वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन करंट तीनों के लिए सेम होगी। तो इंपॉर्टेंट बात जो कल मैंने बताई थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है, यानी कि जो आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है, परिणामी जो वोल्टता है, वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, वो था वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला जो है बहुत काम का है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने अब तक याद कर भी लिया हो या आपको पहले से याद हो। दूसरा फॉर्मूला ये था कि जो आपका इम्पिडेंस है जेड, उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया था हम लोगों ने, और ये था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये था, ठीक। और तीसरी बात जो कल मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि भाई जब हम एलसीआर सर्किट को पढ़ते हैं तो एलसीआर सर्किट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो आपकी वोल्टता होती है, ये वाली हम बना के दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सही बना देते हैं। ये जो वोल्टता है आपकी वी एल माइनस वी सी, और ये क्या थी आपकी वी आर थी। जो रिजल्टेंट आया था, जो परिणामी आया था, जो रिजल्टेंट आया था यानी कि जो परिणामी आया था रिजल्टेंट वोल्टेज, वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज था और इनके बीच में जो एंगल था वो कितना था, फाई था। और यहां से फॉर्मूला निकल के आया था, क्या फॉर्मूला था, टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। इसी फॉर्मूले से, ठीक है, हम लोगों ने अगला फॉर्मूला बनाया। ठीक है, और अगला फॉर्मूला क्या था, क्योंकि आप जानते हैं कि वी आर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। वी एल कितना होता है, वी एल आपका आई इंटू एक्सएल होता है, और वी सी आपका जो होता है वो आई इंटू एक्स सी होता है। इन तीनों को हम अगर इसके अंदर रख दें तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा टेन फाई इज इक्वल टू वी एल की जगह पे हम रख देंगे क्या, आई इंटू एक्सएल, और वी सी की जगह पे रख देंगे आई इंटू एक्स सी, और वी आर की जगह पे रख देंगे आई इंटू कितना, आर। आई आप कैंसिल कर सकते हैं यहां से। तो टेन फाई जो आया था आपका वो था आपका एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको याद रखना था। ठीक, आरएलसी सर्किट के लिए एक और खास बात जो आपको याद रखनी है, वो खास बात क्या है कि आरएलसी सर्किट में जो वोल्टेज होती है ना, आरएलसी सर्किट में जो वोल्टेज होती है, तो ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा। इन आरएलसी सर्किट, इन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट में क्या होता है, सर्किट का मतलब है परिपथ, सर्किट का क्या मतलब है, परिपथ। ठीक है, आरएलसी परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज जो होती है आपकी, वोल्टेज है ना, वोल्टेज लीड्स टू करंट, लीड्स टू करंट बाय फाई, लीड्स टू करंट बाय फाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर हिंदी में लिख देते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं वोल्टता, हिंदी में लिख देते हैं वोल्टता धारा से, धारा से फाई अग्रगामी होती है। ठीक है, क्या होती है, फाई अग्रगामी होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाई की वैल्यू कहां से मिलेगी, फाई की वैल्यू जो है फाई की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो इस फॉर्मूले से आप जो है फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आदर्श करेंगे बेटे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैंने टाइम दिया था, फिर वो डेली वो एक ही बात मुझे दोहरानी पड़ रही है। ठीक है, करेंगे। ठीक है, जब मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया है, हमने कहा है कि 25 नवंबर तक हम पहले मैक्स टू मैक्स जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो हमारा अगर कोई रह भी जाएगा वो भी चलता रहेगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये भी तो याद करना है, बिना इनके याद करके। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन, अरे ये भी सवाल ही हैं, ये भी सवाल ही हैं, तो ये भी तो याद करना है ना आपको। अब ये याद नहीं होंगे तो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है फिर। तो नोट देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट की हम बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट देखिए प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, इन आरएलसी सर्किट, ठीक है, इन आरएलसी सर्किट, जो आरएलसी सर्किट होता है यानी कि आरएलसी परिपथ, जैसे कि हमने बात की कि वोल्टेज जो है करंट से फाई आगे चल रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ
कि अगर आप करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट, अगर आप करंट को लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज को क्या लिखना चाहिए, वोल्टेज को लिखना चाहिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर किसी बच्चे ने वोल्टेज को V इज इक्वल टू वी नॉट लिख दिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको इस दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, मतलब इससे पता चल रहा है कि वोल्टेज क्या है, फाई आगे जा रहा है, वोल्टेज क्या जा रहा है, फाई आगे, यानी कि करंट पीछे जा रहा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही है। या तो आप ये कहिए कि वोल्टेज फाई आगे चल रहा है, या फिर आप ये कहिए कि जो करंट है वो आपकी फाई पीछे चल रही है। ये बात ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात कर देते हैं, देखो रात की क्लास का क्या है, थोड़ा सा आजकल मेरी तबीयत नासा, वो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी मैं लाइव हूं, लेकिन मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है ना, तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली क्लास तो आपकी कंटिन्यू रखूँ, थोड़ा सा मैं बेटर फील करूँ, तो ताबड़तोड़ मैं आपके साथ लगा रहूँगा रात दिन, मतलब जो आपके साथ है रात को भी मैं आपके साथ रहूँगा और आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक, फिलहाल आपको जो है ये सारी चीजें बैठ के लिख लिख के इनको याद करो, कॉपी बनाओ, प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले मेन कॉपी देख लिया, उसको उल्टा कर दिया, फिर इन सब चीजों को फटाफट 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 क्या करना है, लिख के देखते रहना है। तो ऐसा काम आप जल्दी जल्दी करो। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा सिलेबस क्या करना है, पूरा अपडेट हो जाना चाहिए, सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशन, सारे लॉज। ठीक, देखो तभी प्रैक्टिस में जाने का मजा है, अदरवाइज जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो प्रैक्टिस में जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं एक और नोट की, एक और नोट की हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग एक यहां पर एक समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, ग्राफ किस किस के बीच में बनाएं, ग्राफ बनाएं हम रेजिस्टेंस के और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएं, ये रेजिस्टेंस है। अगर हम ग्राफ किस किस के बीच में बनाएं, ग्राफ बनाएं हम रेजिस्टेंस यानी कि आर और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ बनाएं, तो आप सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये कैसी लाइन आएगी, एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला वाला ग्राफ है, तो हम लिख देंगे यहां पर कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, आर इज इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, है ना, इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का क्या मतलब है कि जो आर है, आर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है ना, आर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र है वो, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगर हम दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करें यहां पर, और ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाना चाहूंगा, ये ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, ये एक्सेल हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आप सबको पता है कि जो एक्सेल होता है वो ओमेगा एल होता है। ठीक है, और एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ और ये एल, तो यानी कि जो एक्सेल है वो सीधे सीधे अनुकर्मानुपाती है किसके, एफ के, यानी कि जो आपका एक्सेल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अगर एक्सेल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। तो ये ग्राफ याद कीजिएगा, ये किस किस के बीच में है, ये एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलते हैं अब आगे, तीसरी बात करते हैं, नंबर थर्ड। और तीसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, ग्राफ हम लोग बनाएंगे एक्स सी और आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये फ्रीक्वेंसी है आपका और ये क्या है आपका, एक्स सी है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होता है, यानी कि एक्स सी को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। तो यानी कि एक्स सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। एक्स सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है एक्सी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ याद रखिए। अंतिम ग्राफ और आखिरी ग्राफ, ठीक है, अंतिम और आखिरी ग्राफ क्या होगा, नंबर 4। अब हम ग्राफ बनाना चाहेंगे किस किस के बीच में, ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, जेड के और एफ के बीच में, जेड और एफ के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाली लाइन कौन सी है,
ये वाली लाइन आपकी जो है आर वाली लाइन है, रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका जो ग्राफ आता है प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका जो ग्राफ आता है वो एक पैराबोला आता है। कैसा आता है इसका ग्राफ? पैराबोला। ये वाला पॉइंट कौन सा है जहां पर जेड किसके बराबर हो गया? जहां पर जेड आर के बराबर हो गया। जेड आर के बराबर कब हुआ होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि सर जेड की वैल्यू आर के बराबर कब आई होगी? सर जेड की वैल्यू आर के बराबर तब आई होगी जब एक्सएल किसके बराबर हुआ होगा? एक्सी के बराबर हुआ होगा। तो ये पैराबोला क्यों बना प्यारे बच्चों? क्योंकि जेड बराबर क्या होता है? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब देखिए, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां देखिए इस फॉर्मूले में जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आर के बराबर आएगी। तो ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 ग्राफ, ठीक है, ये 4 ग्राफ हैं, ये 4 ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी घोटाला नहीं करना है, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम आपको कुछ और बताते हैं, और अब जो है बात कुछ इस तरह की है कि अब हम बढ़ चुके हैं किसकी तरफ? हम बढ़ चुके हैं रेजोनेंस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ चुके हैं? रेजोनेंस की तरफ। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? अनुनाद होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अनुनाद किसे कहते हैं, ठीक है। अनुनाद की स्थिति क्या होती है और अनुनाद किसे कहते हैं? देखिए, आप सभी लोगों ने एक बात नोटिस की, आप अभी मैंने आपको 4 ग्राफ यहाँ बताए, आप सभी लोगों ने जो है एक बात नोटिस की कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एक्सएल बढ़ता है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एक्सी घटता है। तो प्यारे बच्चों, कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन जरूर होगा जब एक्सएल किसके बराबर हो जाए? एक्सी के बराबर हो जाए। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे 2 तरह के अनुनादी परिपथ होते हैं। पहला परिपथ कौन सा है? यह है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नाम याद कीजिएगा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट है ये। पहला याद कीजिएगा मेरे साथ, यह है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट यानी कि इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी। प्यारे बच्चों याद करेंगे प्लीज, ये होगा श्रेणी अनुनादी, श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो ये श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है? देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ में 3 रेजिस्टेंस को, सॉरी 3 कंपोनेंट को हम लोग सीरीज में रखते हैं। यानी कि हम लोग आर और साथ ही साथ एल, ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से रखते हैं। ये रखते हैं हम लोग आर, ये आपका एल और ये आपका सी। तो अगर एल आर एल सी, अगर आर एल सी जो है सीरीज में लगे हों, आर एल सी सीरीज में लगे हों, ठीक है, और खास बात यह है, ठीक है, कि एक्सएल किसके बराबर हो? एक्सी के बराबर हो, तथा या हम कह सकते हैं कि एक्सएल किसके बराबर हो? एक्सी के बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन। तो हम कहेंगे रेजोनेंस हैज ऑकर्ड, ठीक है, रेजोनेंस हैज ऑकर्ड, रेजोनेंस हैज ऑकर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होगा ये अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये अनुनादी या अनुनादी स्थिति कह सकते हैं, या अनुनाद की स्थिति कहलाएगी, ठीक। प्यारे बच्चों, एक बात तुम मुझे बताओ कि अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो ओमेगा एल किसके बराबर होगा? 1/ओमेगा सी के बराबर होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? एलसी के बराबर होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा जो है 1/√LC के बराबर होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे बच्चों कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf और नीचे छोटा सा r, छोटा सा r का मतलब है रेजोनेंस हो चुका है, और रूट के अंदर है L और C। तो प्यारे बच्चों, FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी 2π√LC। तो ये 1 है ना। तो ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इस फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं हम लोग अनुनादी आवृत्ति। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये बात आपको याद करनी है प्यारे बच्चों, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर जो है एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हम ये कहेंगे कि जब when XL is equal to XC, तो हम अगर Z के बारे में बात करें तो Z बराबर क्या होता है? अंडर द रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर जो है एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं तो ये अंडर द रूट आर स्क्वायर होगा, यानी कि जेड सीधे सीधे किसके बराबर होगा, जेड आर के बराबर होगा, यानी कि जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम का मतलब है प्यारे बच्चों इस कंडीशन में जो आपका इंपिडेंस है, जो प्रतिबाधा है, वह न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, आर आर हो गया फिगर में। अच्छा ये लो, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। एक और खास बात आपको याद रखनी है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। ठीक है, एक और खास बात याद रखनी है। तो खास बात क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, हम कहेंगे इन सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम कह रहे हैं कि इन सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, Z become minimum, Z becomes minimum and I यानी कि करंट becomes maximum अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको भूलना मत, कोई भी बच्चा इस बात को मत भूलना। ठीक है, कि भाई जब रेजोनेंस हो जाता है, जब रेजोनेंस फेज एंगल में क्या होगा बताएंगे बेटे, सब बताएंगे। तो ये पहली बात तो आपको याद करनी है। दूसरी बात देखिए, इसको अगर ग्राफ से समझने की कोशिश करोगे तो ग्राफ से समझने की कोशिश हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जब रेजोनेंस हो जाता है तो रेजोनेंस से पहले कुछ इस तरह की स्थिति थी, है ना। रेजोनेंस से पहले कुछ ऐसा था, ये फ्रीक्वेंसी थी आपकी और ये करंट के बीच में ग्राफ था। तो इस तरह से ये इस तरह, लेकिन जब रेजोनेंस हो गया, तो जब रेजोनेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई, दूसरा रंग ले लेते हैं, तो करंट क्या होगी, धारा का मान क्या हुआ, अचानक से बढ़ गया। ठीक, तो यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये वो आवृत्ति है जिस आवृत्ति पर अनुनाद हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला लाइन देखिएगा कहाँ से कहाँ तक, ये है आपका LSB, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये है आपका USB। LSB को हम क्या कहते हैं, LSB का मतलब होता है लोअर साइड बैंड। क्या होता है इसका मतलब, लोअर साइड बैंड होता है इसका मतलब, लोअर साइड बैंड। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं निम्न आवृत्ति बैंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, निम्न आवृत्ति बैंड कहते हैं। यानी कि जो अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति से थोड़ा सा पहले, यानी कि LSB जो होता है हमारा, वो अनुनादी आवृत्ति से थोड़ा सा पहले। ठीक है, यानी कि लाइन देखिएगा ग्राफ में, ये वाली जो पॉइंट होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, LSB कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, LSB। सर करंट रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, बिल्कुल, क्योंकि जब जेड मिनिमम हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यूएसबी को क्या कहते हैं, यूएसबी को हम लोग कहते हैं अपर साइड बैंड। यूएसबी को हम कहते हैं अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अपर साइड बैंड का मतलब होता है उच्च आवृत्ति बैंड। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च आवृत्ति बैंड कहते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति से थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाएं, थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाएं, तो ये हो जाएगा आपका FR और प्लस डेल्टा FR, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो जो बैंडविड्थ होती है हमारी, बैंडविड्थ, जिसको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंडविड्थ का मतलब बेटे फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसके बीच में जो है क्या होगा, जिसके बीच में अनुनाद होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो बैंड चौड़ाई क्या होता है, USB माइनस LSB होता है, USB माइनस LSB, यानी कि अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड होता है। ठीक है, तो अपर साइड बैंड कितना था आपका, ये था आपका FR प्लस डेल्टा FR, और लोअर साइड बैंड था क्या आपका, FR माइनस डेल्टा FR। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा,
2 डेल्टा एफ आर के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा? 2 डेल्टा एफ आर के बराबर आएगा। क्लियर है बेटे? प्रतिबाधा निर्भर करती है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को थोड़ा सा। ठीक है, आपको ग्राफ कैसे पता चल जाता है बेटे? वो मैथमेटिक्स जब बार बार पढ़ते हैं या किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तब ग्राफ जो है वो आइडिया लग जाता है। देखो सुनो मेरी बात, सोल्जर साहब सुनो। इसका मतलब ये है, इस छोटी सी बात का देखो मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब रेजोनेंस होगा तो जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो गई? आर हो गई। अब आप ग्राफ तो देखो, ये ग्राफ देखो यहाँ पर, ये ग्राफ देखो। जब अनुनाद हुआ तो जेड क्या हो गया? यहाँ पर देखो मिनिमम हो गया। तो जेड अगर मिनिमम हो जाए यानी कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब जो आपका विरोध कर रहा है वो कम हो गया, तो इसका मतलब करंट क्या हो गया? करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है एक बक्से में बंद कर देते हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है तो इसको एक बक्से के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम भी है। ठीक, ये तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए एक और बात हम करते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में ही बात करेंगे। तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, हम कहेंगे एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जब अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा? एट रेजोनेंस। तो आपने ये बात नोटिस की कि जब रेजोनेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो देखिए उस कंडीशन में आपने मुझे बताया कि सर एक्सएल जो है एक्सी के बराबर हो जाता है। तो यानी कि अगर हम कुछ बात इस तरह से करेंगे, अगर हम टेन फाई निकालेंगे तो बच्चा टेन फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होगा। यानी कि यहाँ पर टेन फाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। टेन फाई अगर जीरो है तो फाई भी आपका जीरो ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 10 करंट, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ अतः, अतः इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अतः धारा, धारा तथा वोल्टता, धारा तथा वोल्टता दोनों, दोनों समान कला में होंगे, दोनों समान कला, समान कला में होंगे। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो धारा और वोल्टता है वो दोनों क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो और इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस अ सीरीज एलसीआर सर्किट, अ सीरीज एलसीआर सर्किट या सीरीज आरएलसी सर्किट या एलसीआर या आर, कुछ भी कह दो, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट behaves like, behaves like R only circuit, behaves like R only circuit। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में श्रेणी, श्रेणी आरएलसी परिपथ, श्रेणी आरएलसी परिपथ केवल प्रतिरोध परिपथ, केवल प्रतिरोध परिपथ की भांति, की भांति, की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अब एक बात बताओ, सॉरी, एक बात बताओ आप, कि जब हम लोगों ने आर ओनली सर्किट पढ़ा था, तो आर ओनली सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थी, और अगर आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो जाए, आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो जाए, तो कुल मिला के जो एल और सी का जो प्रभाव है वो एक दूसरे ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि वीएल किसके बराबर हो गया, वीसी के बराबर हो गया, और एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्ससी के बराबर हो गया। यानी कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्या हुआ, एल और सी का प्रभाव दोनों क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और केवल क्या बचे वहां पर, केवल और केवल रेजिस्टेंस बचे। तो यही नोट आपको इस बात के बारे में जानकारी देता है कि जब रेजोनेंस हो जाता है तो आरएलसी सर्किट आर ओनली सर्किट के जैसा बिहेव करने लगता है ना, बिहेविंग लाइक अ आर ओनली सर्किट। तो ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को आप याद कीजिएगा, बहुत जरूरी जरूरी बातें हैं ये। चलते हैं अब आगे। अब दूसरा जो रेजोनेटिंग सर्किट है, आप हमारे फैन हो गए हैं, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे छात्र जो है अपने गुरु को अपना जो है आदर्श मानते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं इस पृथ्वी पर। चलते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, है ना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। समझिए प्यारे बच्चों इसको, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, यानी कि इसको कहते हैं समानांतर, इसको कहते हैं समानांतर अनुनादी परिपथ। क्या कहते हैं हम लोग इसको, समानांतर अनुनादी परिपथ। प्यारे बच्चों जब समांतर समानांतर अनुनादी परिपथ की बात की जाए, तो इसमें केवल और केवल, इसमें केवल और केवल हम दो ही कंपोनेंट को यूज इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसको, इंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, और प्यारे बच्चों इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसको, कैपेसिटर को, है ना। ये दोनों के दोनों किस में लगे होते हैं प्यारे बच्चों, ये लगे होते हैं किस में, पैरेलल में लगे होते हैं, इस तरीके से पैरेलल में लगे होते हैं। आप सभी को ये याद रखना होगा, और ये आवश्यक भी है कि मान लीजिए कि यहाँ से आई धारा इस तरीके से आ रही है, तो ऊपर धारा क्या जाएगी, आई एल जाएगा, और नीचे धारा क्या जाएगी, आई सी जाएगी। प्यारे बच्चों अगर पूरे के पूरे सर्किट को आपने किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हो, किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हो, मान लेते हैं कि आपने इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, और वो वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। नन्हे मुन्ने बच्चों आप सभी को ये जानकारी है कि एल के लिए जो इंडक्टर सर्किट होता है, जो प्रेरक पर जो है आपका जो होता है प्रेरक कुंडली जो होती है, उसके लिए धारा जो है, उसके लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। धारा क्या रहती है, ठीक है, 90 डिग्री पीछे रखती है। क्लियर है, तो ये बात याद रखिएगा। तो L जो है क्या करता है, L जो है 90 डिग्री पीछे रहता है L के लिए। तो जैसे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एन इंडक्टर, फॉर एन इंडक्टर, फॉर एन इंडक्टर करंट, करंट लैग टू वोल्टेज, लैग टू वोल्टेज बाय पाई बाय 2। क्या मतलब हुआ इसका, हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि, जैसा कि L, या हम कह सकते हैं प्रेरक, प्रेरक कुंडली के लिए, प्रेरक कुंडली के लिए धारा, धारा वोल्टता से, धारा वोल्टता से 90 डिग्री, धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी है, 90 डिग्री पश्चगामी है। तो प्यारे बच्चों अगर, अगर IL वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज क्या लिया आपने, वोल्टेज लिया आपने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो IL कितना लेना चाहिए, तो प्यारे बच्चों IL कितना लेना चाहिए, फिर हमें बताओ, IL होना चाहिए, IL इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। प्यारे बच्चों आई नॉट क्या होगा? अरे भाई आई नॉट का मतलब है शिखर मान। शिखर मान का क्या मतलब है? It's my request to you, so please speak in English so that we can also speak in English for GT. Definitely, one day I have tried to speak in English, but so many students they have problem, they had trouble in the English conversation. That's why I withdraw my idea. Already I have taken the initiative, but it's very complicated and very complicated situation for me when the students are complaining, sir, please speak in Hindi. So, will you please suggest me then what should I do now? Okay. सो शिखर मान का मतलब क्या होता है? शिखर मान का मतलब होता है पीक वैल्यू। शिखर मान का मतलब क्या होता है? पीक वैल्यू होता है। तो आई नॉट की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, आई नॉट, लो आ गया हिंदी वाला, ठीक है। देखिए आई नॉट की अगर हम बात करेंगे, आई नॉट का मतलब है शिखर मान। शिखर मान को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू जो होगी वो होगी पीक वोल्टेज अपॉन एक्सएल। क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल के। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक्सएल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। प्लीज देखते रहिए। इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो अब आगे हम लिख सकते हैं ऑल्सो फॉर सी ओनली या फॉर कैपेसिटर, देखते रहिए प्यारे बच्चों, लड़ाई मत करो अब। फॉर कैपेसिटर करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो हम कह रहे हैं कि संधारित्र के लिए धारा पाई बाय 2 अग्रगामी होती है। पाई बाय 2 क्या होती है? अग्रगामी होती है। तो भैया एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर के लिए करंट 90 डिग्री आगे चलता है, ठीक है, अगर कैपेसिटर के लिए, ठीक है, 90 डिग्री अगर आगे चलता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें लिखना चाहिए कि जो IC होगा वो होगा आई नॉट, और ये होगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक, तो आई नॉट को आप क्या लिख सकते हो? पीक वैल्यू है, शिखर मान है, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन XC। जब आपने यहां पर लिखा था, जब आपने यहां पर शिखर मान लिखा था, तो V नॉट अपॉन XL आया था, क्योंकि आप इंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। यहां पर क्या आएगा? यहां पर V नॉट बाई XC आएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा एक बात मुझे बताओ, टोटल करंट क्या होगी? टोटल करंट तो आई होगी, यहां देखो, टोटल करंट आई होगी, वो होगा IL प्लस IC। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू IL प्लस IC है, या IC प्लस IL, कुछ भी कह सकते हो। IL प्लस IC है, तो यानी कि I बराबर क्या होगा? ये होगा V नॉट बाई XL, और ये है आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, प्लस यहां पर IC का वैल्यू लिख दीजिए V नॉट बाई XC, और ये होगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो एक काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए जो भी आपको कॉमन लग रहा है। तो एक काम करो, पहले इसको हम लिख सकते हैं माइनस V नॉट बाई XL कॉस ओमेगा टी। किसी को अगर दिक्कत है तो भैया गणित क्या गणित पढ़ते हो तुम? मैंने साइन से यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया, साइन ने अपना माइनस बाहर फेंक दिया, साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। सो ये हो जाएगा V नॉट बाई XC कॉस ओमेगा टी। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं? मैं V नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन XL प्लस 1 अपॉन XC बचेगा। जब रेजोनेंस होगा एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, रेजोनेंस जब होगा अनुनाद की स्थिति में, कौन सी स्थिति होती है अनुनाद की स्थिति में? अगर अनुनाद की स्थिति की बात करें, तो अनुनाद की स्थिति कौन सी होती है? जब XL किसके बराबर हो जाए? XC के। अगर XL XC के बराबर हो जाए, तो प्यारे बच्चों यहां देख के बताओ मुझे क्या होगा? अगर XL
ठीक है, देखिए अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है बेटे, सारे लोग ब्लॉक भी हो जाएंगे और पर्सनली भी ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्लियर समझो। अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम लोग सपने देखते हो बस सफल होने के, ऐसे सफल नहीं होते यार, ऐसे सफल नहीं होते। क्या ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है इधर। देखो, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जीरो। मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, चांदी की थाली में चम्मच से शहद कोई नहीं चटाएगा, ये बात याद रख ले। चलो, अब अगर हम आई को जीरो कर, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया। जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट था, जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट था उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें करंट मैक्सिमम हो गया था, और इसमें क्या हुआ, इसमें करंट मिनिमम हो गया। तो यानी कि जो आपका समानांतर अनुनादी परिपथ है, समानांतर अनुनादी परिपथ में क्या हो रहा है, इस समांतर अनुनादी परिपथ में क्या हो रहा है कि अगर हम करंट की बात करते हैं तो भैया इसमें तो गड़बड़ घोटाला हो गया है अनूप जी, इसमें ऐसा कुछ हो गया, यानी कि अनुनाद की स्थिति में करंट क्या हो गई, जीरो हो गई, करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर है। तो क्या मतलब हुआ इस चीज का, तो याद रखिएगा, ठीक है, हम कहेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ब्लॉक्स द करंट, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ब्लॉक्स द करंट, ब्लॉक्स द करंट, ब्लॉक्स द करंट, हिंदी में लिख लेते हैं यहां पर, समानांतर अनुनादी परिपथ, समांतर समानांतर अनुनादी परिपथ, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अनुनादी परिपथ, समानांतर पर अनुनादी परिपथ धारा को अवरुद्ध कर देता है, धारा को अवरुद्ध कर देता है, क्या कर देता है, अवरुद्ध, रोक देता है भैया, ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी पड़ गया, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी पड़ गया, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो एक डब्बा बनाते हैं और उस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डब्बे में जो लिखूंगा, पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट के दूसरे नाम भी क्या है, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या नाम है इसके, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है फिल्टर सर्किट। कौन सा सर्किट, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट भी इसी को बोलते हैं बेटे, कौन सा सर्किट बोलते हैं, फिल्टर, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट या फिल्टर परिपथ लिख देते हैं हिंदी में, फिल्टर परिपथ, ठीक है, फिल्टर परिपथ के नाम से भी इसी सर्किट को जाना जाता है। ठीक है, ठीक, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, एक और है, एक तो फिल्टर हो गया, एक हो गया रिजेक्टर, कौन सा सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट भी इसी को कहते हैं, रिजेक्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट। रिजेक्टर किसको कहते हैं, जो किसी चीज को रिजेक्ट कर दे, जो किसी चीज को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, निष्क्रिय कर दे, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। पैरेलल किस काम आता है, देखो पैरेलल का काम होता है करंट को ब्लॉक करना। जैसे आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, अब आपने जियो की सिम डाली हुई है, लेकिन भाई फ्रीक्वेंसी तो एयरटेल की भी है, फ्रीक्वेंसी तो आइडिया वोडाफोन की भी है, बीएसएनएल की भी है, तो आपका सिम, आपका मोबाइल फोन जियो का ही फ्रीक्वेंसी क्यों ले रहा है, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट लगाया गया है, वो बाकी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, और सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट एक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, अलाउ करता है। तो आपके मोबाइल फोन में दोनों तरह के सर्किट लगे होते हैं, ठीक है, पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट भी लगे होते हैं और आपके सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट भी लगे होते हैं। इंपिडेंस जीरो नहीं, इंपिडेंस जीरो नहीं, करंट जीरो होगा बेटे, आई जीरो होगा और जेड मैक्सिमम हो जाएगा, एंड जेड इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें इन्फिनिटी अनंत हो जाएगी, प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, इसमें अनंत प्रतिबाधा हो जाएगी, तभी तो धारा का मान शून्य हो गया। हाँ, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जरूरी बात है भाई ये देखो। चलो अब आगे चलो, अब नोट देखिए क्या है, नोट देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक नोट के बारे में बात करेंगे, और इस नोट को हम क्या कहेंगे, इस नोट, ये देखो इसको कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल कहते हैं इसको, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्राइंगल, बहुत खूबसूरत बात बताएंगे, इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है,
तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी बताइए। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम कहते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं इसको, प्रतिबाधा त्रिभुज। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं हम लोग इसको। देखो अगर हम एक ग्राफ, एक डायग्राम बनाए यहाँ पर, ये देखो, ये एक्सएल माइनस एक्सी आपका हो गया, ये आपका आर हो गया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका जेड, और ये एंगल को क्या कहते हैं? फाई। जो इस तरह का अगर कोई त्रिभुज आपको दिखाई दे, इस तरह का एक त्रिभुज आपको दिखाई दे, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। अब इससे क्या क्या निकाल सकते हो तुम? देखो अगर तुम्हें ये त्रिभुज याद हो जाए तो यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज में बताओ जेड, जेड क्या है? जेड का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला तो तुम्हें ये याद हो जाएगा इससे, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आप यहां से टेन वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, टेन फाई। अब देखो टेन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ इसमें? लंब कौन हुआ? एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस कौन हुआ? आपका आर हुआ। तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। यहां से तुम कॉस फाई भी याद कर सकते हो। कॉस फाई को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर कहते हैं, शक्ति गुणांक। अब कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर बाई जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? आर बाई जेड। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आर बाई जेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम याद कर लीजिएगा इसका, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति, शक्ति गुणांक कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। देखो एक ट्राइंगल याद करने से, एक ट्राइंगल के याद करने से, सर चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जी, कुछ शॉर्ट भी बता दीजिए। देखो इसमें तो आपको शॉर्ट तो क्या बेटा, ये तो सारी चीजें फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं इसमें, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्या करें। राजीव कुमार जी जितना याद हो पा रहा है फिलहाल उतना कर लेना, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो एक त्रिभुज बनाने से आपको तीन फॉर्मूले याद हो जा रहे हैं, तो इस त्रिभुज को याद रखिएगा। और इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? इंपीडेंस ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंपीडेंस ट्राइंगल। आइए अब जल्दी से कुछ और, एक और बात कर ले फटाफट। हाँ, जल्दी से एक और बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर, एवरेज पावर डेसिपेशन, एवरेज पावर डेसिपेशन। हम बात करेंगे औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय, यानी कि कितनी शक्ति खर्च होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में। ठीक है, नंबर एक, फॉर आरएलसी सर्किट, फॉर आरएलसी सर्किट, अगर आरएलसी सर्किट है, ठीक है, आरएलसी सर्किट के लिए तो क्या होगा? औसत शक्ति व्यय क्या होगा? पी एवरेज होगा आई आर एम एस, वी आर एम एस, ये ऐसे रख लो, वी आर एम एस, वी पहले लिख लो, तुम्हें याद हो जाएगा जल्दी। वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। ठीक है, ये किसके लिए है? नोट याद रखिएगा, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल। ये किसके लिए है? फुल साइकिल के लिए है, यानी कि ये पूर्ण चक्र के लिए है। क्या है ये? पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए है ये। ठीक, लेकिन अगर तुम बात करोगे किसके लिए? फॉर एल ओनली सर्किट। ठीक है, केवल प्रेरक कुंडली, केवल प्रेरक कुंडली के लिए, प्रेरक कुंडली के लिए। तो प्रेरक कुंडली के लिए क्या होता है? प्रेरक कुंडली के लिए जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए औसत शक्ति व्यय क्या होता है? शून्य होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। इसी तरीके से सी ओनली के लिए भी याद कीजिएगा, सी ओनली। ठीक है, केवल संधारित्र वाला पर अगर हो, केवल संधारित्र अगर हो, देखो संधारित्र के लिए भी करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए औसत शक्ति व्यय क्या होता है? शून्य होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है?
औसत शक्ति व्यय क्या होता है? शून्य होता है। किसकी यूनिट पूछ रहे राजू भाई, बताओ? अरे पावर की यूनिट तो वॉट में ही होगी ना, पावर की यूनिट तो वॉट में ही होगी। हम्म। अपने आप चैप्टर नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट में मैंने बताया तो था। अब शुरुआत शुरू से ही मैं छोड़ के नहीं पढ़ा सकता। एक बार मुझे पढ़ाने दो, जब मैं आऊंगा रिवीजन पे, मैंने तुम्हें बोला ना 40 टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, जहां से तुम्हारा सारा पेपर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर ही आपको जो है उसमें एक्सीलेंस मिले, होता है किसी का कोई चैप्टर सही होता है, किसी का कोई चैप्टर सही होता है। अभी कोर्स रुको तो सही, तुम याद तो कर लो इनको, लर्न लर्न तो कर सकते हो इनको, जो है याद कर लो। और याद करने के बाद फिर जब क्वेश्चन बनवाऊंगा तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है? कितने दिनों तक चलेगा ये तो आज खत्म हो जाएगा। चलो ध्यान से समझो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अगली बात को समझिए। अब अगली बात को समझिए, अब समझिए जो है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर इसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं गुणवत्ता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक। ठीक है? तो गुणवत्ता गुणांक क्या है, हम लिखेंगे इट इज द शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है? इट इज द मेजरमेंट लिखना था मुझे, इट इज द मेजरमेंट, it is the measurement of sharpness, sharpness of resonance। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यह अनुनाद की, यह अनुनादी परिपथ की, अनुनादी परिपथ की गुणवत्ता, गुणवत्ता की माप है, की माप है। मतलब कोई रेजोनेंस सर्किट कितना अच्छा है, कोई रेजोनेंस सर्किट कितना अच्छा है, ये पता किससे चलता है? क्वालिटी फैक्टर से पता चलता है। किससे पता चलता है? क्वालिटी फैक्टर से। सो क्वालिटी फैक्टर क्यू का फॉर्मूला याद कीजिएगा, वी एल अपॉन वी आर, या फिर क्यू इज इक्व टू वी सी अपॉन वी आर। और इसको सॉल्व करके क्या आता है? क्यू इज इक्व टू वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ये याद करना है, ये याद करना है। ठीक है? तो याद कर लीजिएगा, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है इसका। ठीक है? इसका कोई मात्रक नहीं है। हाँ मिथिलेश, जो क्वेश्चन बनते हैं ना एसी से, वो ज्यादातर क्या है, आरएलसी सर्किट पे बनते हैं और रेजोनेंस पे बनते हैं, ये दो ही टॉपिक है बस। ये क्यू क्या है, यही तो है क्यू। इससे पता चलता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, यानी कि उसकी वो कितना अच्छा है, शार्पनेस का मतलब अच्छा कितना है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद कीजिएगा, 1/r रूट एल बाई सी। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है वी एल अपॉन वी आर, या फिर वी सी अपॉन वी आर। उल्टा, यहाँ पे सी नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे सी आएगा, ये आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? चलो, ठीक है मिथिलेश भैया, अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं कुछ आपसे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में आपसे? अब हम बात करेंगे आपसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, हिंदी में भी इसको ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है? तो हम लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट यूज्ड, that used to step up, step up or step down, step up or step down an AC voltage। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
चलो हाँ, इसी के क्वेश्चन जो है भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बुक से ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई है, तो वो बात तो तुम मानते नहीं हो। मैंने तुम्हें बताई है, 4-5 दिन की बात और रह गई, तब तक तुम इन फॉर्मूले को याद कर लो यार। ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम पे आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए ना, फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, अभी बैठ के इनको याद करो, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे तुम भी लिखो कॉपी में, तुम्हें भी याद होना चाहिए ये। ठीक है, मैं कोई स्लाइड देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, तो इस तरह से लिखते जाओ, लिखते जाओ, 4-5 दिन 6 दिन जितने भी बचे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉलो करो यार मुझे, ध्यान से समझो। ये कैसा उपकरण है? यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने बढ़ाने या घटाने बढ़ाने या घटाने प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग किया जाता है, बढ़ाने या घटाने में प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अपनी 11वीं 12वीं के एग्जाम्पल ट्राई करना आज भाई सब लोग, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं तब तक अपनी 11वीं 12वीं की किताब से एग्जाम्पल ट्राई करो। ठीक है, हम लिखेंगे यह अन्योन प्रेरण, यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लो ये आगे क्वेश्चन। ठीक है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ध्यान से समझिए, ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो इसकी प्राथमिक कुंडली होती है उसमें कम फेरे होते हैं, और जो इसकी द्वितीय कुंडली होती है उसमें ज्यादा फेरे होते हैं। ठीक, बीच में कौन है? बीच में आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, लोह क्रोड। कौन सी क्रोड है ये आपकी? लोह क्रोड है, ये लोह क्रोड। ठीक, लोह क्रोड है। ऊपर वाली कॉइल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकेंडरी। मान लो प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज है ईपी, और ये वाला वोल्टेज क्या होता है? ये होता है ईएस। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ध्यान से सुनो, अगर पहले वाले में ज्यादा फेरे हों और दूसरे वाले में कम फेरे हों, तो ये ज्यादा को कम करेगा, ये ज्यादा को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक, तो ये है आपका ES, ये सेकेंडरी कॉयल होती है, द्वितीयक। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? द्वितीयक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। और ये प्राइमरी है, यहाँ कितनी वोल्टेज है? EP, ये प्राइमरी है, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉयल है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? बोलो,
ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ऊंचाई है, ये अपचाई है। ये क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है भाई, ये बात याद रखिए। ये ऊंचाई है और वो क्या है आपका? अपचाई है। हिंदी मीडियम से पर ही हिंदी ही सबसे वीक है। ठीक है, चलो आयरन कोर क्यों लगाते हैं? बिल्कुल, आयरन कोर इसलिए लगाते हैं ताकि हम वहां पर जो है, जो आपके लोह क्रोड है, जो पतली लोह क्रोड है, इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग उसको जो है म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ाया था ना, ताकि वहां म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को बढ़ाया जा सके। अब ध्यान से समझेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है। इसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है आपका ईपी अपॉन एनपी इज इक्व टू ई एस अपॉन एन एस। ठीक है, तो यहां से ई एस का वैल्यू मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे, ये वाली बात, या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं, ई एस अपॉन ई पी, है ना, ई एस अपॉन ई पी, इधर इसको इधर ले आओ, इसको इसको इधर ले जाओ, एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, तो हम लिख देंगे जहां जहां एन एस का क्या मतलब है? एन एस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब क्या है इसका? द्वितीयक द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। और एनपी क्या है? एनपी एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल। मतलब प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक है, एन एस अपॉन एनपी को हम क्या कहते हैं? एन एस अपॉन एनपी को हम लोग क्या कहते हैं? के कहते हैं। के क्या मतलब है? के का मतलब है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर अनुपात, ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, नोट याद रखिएगा, नोट। अगर के का मान, अगर के का मान एक है, एक से ज्यादा है, के का मान एक से ज्यादा है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप का मतलब वो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, और अगर के का मान लेस देन 1 हो तो ये स्टेप डाउन है। क्या है ये? स्टेप डाउन, यानी कि ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। भैया कक्षा 12 की फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले पर चलती है। फॉर्मूले याद है? ठीक है, फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कुछ रहने दो। 12वीं की फिजिक्स फॉर्मूले पर चलती है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए 12th की फिजिक्स अगर करनी है तो। ये सारी चीज याद होनी चाहिए, जो भी चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर धारा का कोई, इफ देर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है, देखो जरा, इफ देर इज नो एनर्जी लॉस, इफ देर इज नो एनर्जी लॉस, यदि यदि ऊर्जा की हानि ना हो, यदि ऊर्जा की हानि ना हो, अगर ऊर्जा की हानि नहीं होगी, तो इनपुट पावर, इनपुट पावर यानी कि आगत जो शक्ति है, जितनी शक्ति आपने दी, वो किसके बराबर होगी? वो होगी आउटपुट पावर के, यानी कि निर्गत शक्ति के बराबर होगी, निर्गत शक्ति के बराबर होगी। तो क्या होगा? इनपुट पावर क्या होगा? प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट, और ये होगा सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। तो ईपी अपॉन ई एस बराबर होगा आई एस अपॉन आई पी, या उल्टा भी लिख सकते हो, ई एस अपॉन ई पी बराबर होगा आई पी अपॉन आई एस।
एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? हाँ मिलेंगे बेटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर ओनली फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मिलेंगे बेटे, सब मिलेंगे, सब मिलेगा, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम है सिर्फ इनको याद करना, ये तुम्हारा काम है। मैं अपना काम जानता हूं मुझे क्या क्या करना है, लेकिन तुम अपना काम देख लो। तुम्हारा काम है इन सारे नोट्स को याद रखना, सारे फॉर्मूले याद करना। नहीं याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम याद करो ना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन तुम मेरे पे छोड़ो, तुम ये याद तो करो, एक बार याद करो इनको, है ना। मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफार्मर की दक्षता। अभी अपनी कक्षा 11 अभी 12 की किताब लो और उसके उदाहरण देखो, ठीक है। जब तक बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आना। फिर ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता नीटा बराबर आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, बटे इनपुट पावर गुणा गया 100 प्रतिशत में, ठीक है। तो नीटा बराबर होगा ई एस इंटू आई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी इंटू 100। ये वाली बात याद होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपकी एफिशिएंसी, ठीक। बीएसएफ आरओ के लिए बेटे जो मैराथन क्लासेस है हमारे चैनल पे वो देख लो, वहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा, लेटेस्ट जो मैराथन क्लास ली है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट देखो, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर लास्ट है, चैप्टर खत्म। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। पहला लॉस कौन सा है? पहला लॉस है लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। यानी कि फ्लक्स का लीक होना, फ्लक्स का लीक होना, ठीक है। देखो जब ट्रांसफार्मर है ना तो उसकी जो प्राइमरी कॉइल होती है, जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक है उतना सेकेंडरी से नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्स क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। तो इस प्रकार के ऊर्जा हानि को, यानी कि इस टाइप की एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं? लीकेज ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। अगला क्या है? कॉपर लॉस, अगला क्या है? कॉपर लॉस, कॉपर हानि। अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि भाई जो कुंडली जो बनी है वो तांबे के तार की बनी होती है, और जब उनके अंदर प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाती है, अल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो करता है, तो वो गर्म होने के कारण एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉपर लॉस हो कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम ऊष्मा के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में। दूसरा लॉस, तीसरा लॉस क्या है? तीसरा लॉस है आयरन लॉस, तीसरा क्या है आपका? आयरन लॉस, इसे कहते हैं लोह हानि, ठीक है। तो होता क्या है? ये होता है ड्यू टू एडी करंट, ठीक है, मतलब भंवर धाराओं के कारण, भंवर धाराओं के कारण, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है? आपने जो लोह रोड बनाई हुई है वो लोहे की बनाई हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है? एडी करंट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है उसके अंदर? एडी करंट, भंवर धारा। तो ऊर्जा का कुछ जो अंश है, उसका जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, टू मिनिमाइज दिस, टू मिनिमाइज दिस, टू मिनिमाइज दिस वी यूज लैमिनेटेड, लैमिनेटेड आयरन कोर, वी यूज लैमिनेटेड आयरन कोर,
ठीक है, इसे कम करने के लिए, इसे कम करने के लिए, कम करने के लिए पटलित, पटलित लौह क्रोड, पटलित लौह क्रोड का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भंवर धारा ना जो सॉलिड होती है किया जाता है, जो ठोस होता है बिल्कुल बल्कि होता है किया जाता है, उसके अंदर ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, और चौथा क्या है, नंबर 4, ठीक है, फ्लक्स का लीक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और अगला है हमिंग लॉस, हमिंग लॉस। ठीक है, ध्वनि के कारण, ध्वनि के कारण हानि। ट्रांसफार्मर के नजदीक से गुजरो आप, आपको आवाज आएगी घूं घूं की, तो उसके कारण भी क्या होती है, ऊर्जा की हानि हो जाती है। एडी करंट बता देंगे। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल होता है, ठीक है, तारपीन का तेल होता है बेटा, ट्रांसफार्मर में तारपीन का। भंवर धारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेयर वी यूज एडी करंट, एडी करंट यूज किया जाता है हम लोग स्पीडोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेंस जो यानी कि हमारी भट्टी होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एडी करंट के वर्सटाइल जो है अपने अपने क्या है इस्तेमाल है। ठीक है, ठीक है महेंद्र दयाल जी, 12वीं की किताब उठाइए और 12वीं की किताब उठा के प्रत्यावर्ती धारा के जितने भी उदाहरण हैं सबको देखिए। चैप्टर हो गया है कंप्लीट।